सो हेलो कल्टिवेटर्स। इस वीडियो में मैं रेनेगेड इमॉर्टल के आगे आने वाले एपिसोड को नॉवल के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीमन जनरल का शरीर जोर से कांप उठा और उसके चारों ओर लहरें बेतहाशा उमड़ने लगीं। इस क्षण उसके सामने की हर चीज की जगह उस विशाल हथेली के निशान ने ले ली। जैसे ही हथेली का निशान दिखाई दिया, वह आकाश से नीचे गिर गया। उसके दिल में एक एहसास कौंधा कि वह उसे हरा नहीं सकता, उसका विरोध नहीं कर सकता और उससे बच भी नहीं सकता। मानो यही हथेली स्वर्ग और धरती है, यही हथेली दुनिया को तबाह कर सकती है और यही हथेली सारे जीवन को नष्ट कर सकती है। यह एहसास उसके दिल में घर कर गया और उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। हालांकि यह हथेली अभी गिरी नहीं थी, लेकिन इससे पड़ने वाले दबाव ने उसकी लड़ने की इच्छा शक्ति को नष्ट कर दिया। डीमन जनरल दहाड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसके हृदय में एक अदम्य भावना प्रकट हुई। जैसे ही उसने तेजी से नीचे उतरती हथेली को देखा, उसके भीतर से युद्ध की भावना भड़क उठी। भले ही तुम स्वर्ग हो, मुझे लड़ना होगा। भले ही तुम दुनिया को नष्ट कर सको, मुझे लड़ना होगा। भले ही तुम सारा जीवन नष्ट कर सको, तुम मेरे दिल में लड़ने की इच्छा शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। उसका शरीर अचानक सीधा खड़ा हो गया और उसने एक अदम्य गर्जना की। राक्षस सेनापति के चारों ओर की लहरें अनगिनत समुद्री ड्रैगन में बदल गईं, जो आकाश की ओर झपटीं। जब हथेली का निशान जमीन पर गिरा, तो दानव सेनापति की युद्ध की इच्छा अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन उसी समय एक हल्की हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। हथेली दानव सेनापति पर पड़ी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डीमन जनरल चौंक गया। बहुत दिनों से उसके चेहरे पर ऐसा भाव नहीं आया था। इसके बाद जो हुआ, वह बेकाबू, स्थायी भय का भाव था, जो मौत के दरवाजे पर कदम रखते ही होता है। तुम तो पहले ही मर चुके हो। वांगलिन हवा से उतरा और डीमन जनरल की ओर देखा। डीमन जनरल के चेहरे पर उलझन थी। वह वांगलिन को संदेह भरी निगाहों से देख रहा था। उसने पूछा, यह कौन सा जादू है? वांगलिन की अभिव्यक्ति तटस्थ थी, क्योंकि उन्होंने शांति से कहा, इस मंत्र का कोई नाम नहीं है। दानव सेनापति ने कुछ देर सोचा और फिर उसके शरीर के चारों ओर की तरंगें तेजी से गायब हो गईं। उसने वांगलिन की ओर देखा और कहा, तुमने यह मंत्र पूरी तरह से नहीं सीखा है। वांगलिन के हाव भाव नहीं बदले और उन्होंने बस एक ही बात कही, तुम फिर कोशिश कर सकते हो। डीमन जनरल बहुत अनिश्चित था। हालांकि उसे शक था कि वांगलिन बिना किसी वास्तविक शक्ति के सिर्फ हमले का भ्रम पैदा कर सकता है। यह सिर्फ उसका शक था। अगर उसे 90% भरोसा भी था, तो भी वह अपनी जिंदगी और मौत के एहसास को याद करके कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। उस ताड़ के पेड़ के बारे में सोचकर ही उसका दिल कांप उठता था। डीमन जनरल ने बहुत देर तक विचार किया और फिर कहा, यह तुम्हारा इक्का है? वांगलिन ने कुछ नहीं समझाया। वह जानता था कि जितना ज्यादा वह समझाएगा, उतने ही ज्यादा रास्ते खुलेंगे। वह जानता था कि यह जादू सिर्फ एक भ्रम है और किसी को भी शक हो जाएगा। हालांकि शक तो शक ही रहता है। यह ऐसी बात थी जिसकी पुष्टि डीमन जनरल नहीं कर सकता था। इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और केवल शांति से डीमन जनरल की ओर देखता रहा। डीमन जनरल ने आह भरी। उसमें अभी भी उस 90% संदेह को उस 10% सत्य के विरुद्ध जोखिम में डालने का साहस नहीं था। अगर यह सच निकला, तो उसकी जान जा सकती थी। ऐसा हो सकता है कि अपनी साधना के साथ भी, यदि वह मंत्र की वास्तविक शक्ति का उपयोग करता, तो उसे भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। शायद इस हद तक कि उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता और गिर जाता। इसलिए उसने केवल एक भ्रम का उपयोग किया। यह एकमात्र स्पष्टीकरण था जिस पर दानव जनरल विश्वास करने को तैयार था। उसका संदेह अभी भी था, लेकिन उसने उसे बलपूर्वक दबा दिया था। वांगलिन ने शांति से पूछा, तेरह कहाँ है? मैं एक जादुई खजाने को रिफाइन कर रहा हूं, जिसके लिए 18 मजबूत शरीर वाले लोगों की जरूरत है। इस बार खजाने को रिफाइन करने के लिए मैंने बंद कमरे में साधना की। तुम्हारा अनुयायी 13 बाद में आता है, इसलिए अभी तक उसका शोधन नहीं हुआ है। फिर डीमन जनरल ने धीरे से कहा, मैं उसे तुम्हें वापस दे सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे जनरल हो। लेकिन तुमने 10,000 डीमन सोल्जर्स को मार डाला और शहर के 5 किलोमीटर हिस्से को तबाह कर दिया। यह मामला मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता।
वांगलिन की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली और उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? डीमन जनरल ने धीरे से कहा, 3 महीने में मुझे स्काई डीमन कंट्री की राजधानी में एक संक्षिप्त विवरण के लिए वापस लौटना है। उस दौरान डीमन सोल्जर्स के बीच एक प्रतियोगिता होगी। अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करो, तो मैं तुम्हारे द्वारा मेरे डीमन सोल्जर्स को मारने की बात भूल जाऊंगा। वरना, अगर मैं मर भी गया, तो भी तुम इस देश में पैर नहीं जमा पाओगे। इस समय उसने वांग लिन को अपने बराबर समझा। उस इल्यूजनरी पाल्म को छोड़कर सिर्फ इस बात ने कि वांग लिन उसके 10 पतन के मुक्कों को तोड़ सकता था और 100 लहरों वाले डीमन सी का सामना कर सकता था, डीमन जनरल्स के मन में वांग लिन की प्रतिष्ठा को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। इस व्यक्ति का कल्टीवेशन लेवल मेरे जैसा ही है। अगर यह बात न होती कि उसके स्पेल्स मेरे स्पेल्स के बराबर नहीं हैं, तो यह एक कठिन लड़ाई होती। स्पेल्स के बारे में सोचते हुए उसे अचानक वह इल्यूजनरी पाल्म याद आ गई और यह विचार कि वांगलिन के स्पेल्स उसके स्पेल्स के बराबर नहीं है, पूरी तरह से गायब हो गया। उस हथेली की तुलना में मेरे स्पेल्स कुछ भी नहीं हैं। मुझे डर है कि केवल डीमन एम्परर ही उस स्पेल्स से मेल खा सकता है। डीमन जनरल ने आह भरी। वांगलिन ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। डीमन सोल्जर्स खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस हंसी ने पहले की सारी अप्रियता को धो डाला। वह मुस्कुराया और बोला, वाह, आज से मैं, वामपंथी सेनापति मो लिहाई, तुम्हें अपना एकमात्र उप सेनापति घोषित करता हूं। अगर मैं डीमन सोल्जर्स में शीर्ष 3 में आ गया, तो मैं डीमन एम्परर से तुम्हें जनरल्स बनाने के लिए कहूंगा। उस समय तुम्हारा अपना शहर होगा और तुम्हारे अधीन 1 लाख डीमन सोल्जर्स होंगे। तुम निश्चित रूप से अधिकांश विदेशियों पर भारी पड़ोगे। यह कहते हुए उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और एक काला भंवर बना। भंवर के अंदर प्रकाश के कुछ कण थे। डीमन जनरल ने लापरवाही से उनमें से एक कण की ओर इशारा किया, जिससे वह ढह गया। फिर 13 का शरीर उड़कर वांगलिन के सामने आ गिरा। अभी अभी उनकी टिप्पणी वांगलिन को खुश करने और जनरल के पद का इस्तेमाल करके वांगलिन को पूरी कोशिश करने पर मजबूर करने के लिए थी। साथ ही उन्होंने 13 का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए नहीं किया। इससे पता चलता है कि वे वांगलिन के साथ ईमानदारी से पेश आ रहे थे। हालांकि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने वांगलिन की ताकत देखी थी। उस हथेली की ताकत को महसूस करके ही उसने वांगलिन के साथ ऐसा व्यवहार किया था। हालांकि उसे उस हथेली पर शक था, लेकिन आखिरकार यह सिर्फ शक ही रहा, और जब तक वह इसकी पुष्टि नहीं कर लेता, वह ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा। कोई जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा, उसके ऐसा सोचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि डीमन जनरल का व्यक्तित्व खुला था, लेकिन साधना के इस स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि वह गूंगा नहीं था। दरअसल चतुराई में वह वांगलिन से कम नहीं था। मैं 3 महीने में वापस आ जाऊंगा। वांगलिन की दिव्य अनुभूति 13 के पास पहुंची। उसने पाया कि 13 को कोई चोट नहीं लगी थी और वह बस कोमा में थी। उसने 13 को पकड़ लिया, हवा में एक कदम बढ़ाया और क्षितिज के पार गायब हो गया। डीमन जनरल ने अपना हाथ पीठ के पीछे रखा, आकाश की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। 5 लोग, जो लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के बराबर थे, दौड़कर अंदर आए। जब उन पांचों ने पहले लड़ाई देखी थी, तो उनके मन उसमें पूरी तरह डूबे हुए थे और वे बहुत देर तक खुद को बाहर नहीं निकाल पाए। वे पांचों अभी ठीक हो पाए जब वांगलिन चले गए। पांचों में से एक ने कहा, डीमन जनरल, मुझे लगता है कि उसका हथेली का वार नकली है। अगर आप कुछ कर सकें तो उसे जरूर मार सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि 90% संभावना है कि वह हथेली धोखा दे रही है। फिर भी मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। भले ही वह सिर्फ भ्रम का इस्तेमाल करना जानता हो, मुझे इतना झिझकाना मतलब है कि वह वाकई चालाक है। असली को नकली और नकली को असली दिखाने के लिए इस इंसान को कम करके नहीं आंका जा सकता। और 1 साल पहले मेरे 10 कोलैप्स पंच के सामने उसे 7 पंच तक टिके रहने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा था। अब 1 साल बाद उसकी कल्टीवेशन लेवल में तेजी से वृद्धि हुई है। वह और कमांडर याओ लगभग एक ही समय में गायब हुए थे। फिर भी केवल वही वापस आया तो वहां कुछ छिपा है, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। डीमन जनरल के शब्द उन पांचों के लिए थे, लेकिन वह ज्यादातर अपने आप में ही बुदबुदा रहा था। पांचों चुपचाप सोच में पड़ गए
और सिर उठाकर देखने लगे कि वांग लिन कहाँ गया। उनके दिलों में अनायास ही एक जटिल भावना उभर आई। वांग लिन हवा में तैरता हुआ अपनी दिव्य अनुभूति को प्रकट करता हुआ शहर के अंदर अंधेरी जेल में पहुंचा और बेहोश 13 लोगों के साथ उसके सामने प्रकट हुआ। यह अंधेरी जेल जमीन के नीचे थी। हालांकि पूरे इलाके में पाबंदियां लगी हुई थीं, लेकिन जेल की गहराई में मौजूद पाबंदियों के अलावा कोई भी वांग लिन को रोक नहीं सका। हु पाओ की हैसियत को देखते हुए उसे जेल के गहरे हिस्से में बंद नहीं किया जा सकता था। वांग लिन ने अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल किया, लेकिन हु पाओ का कोई सुराग नहीं मिला। उसने एक आह भरी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। वांग लिन बहुत तेज गति से चलता था। अब जबकि उसकी कल्टीवेशन लेवल पीक ऑफ द लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के चरम पर पहुंच चुकी थी, उसकी गति पहले से कई गुना तेज थी। हालांकि वह 13 को धारण कर रहा था, फिर भी उसे सोल रिफाइनिंग ट्राइब में लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। वांग लिन सोल रिफाइनिंग ट्राइब से दर्जनों किलोमीटर दूर एक चमकती हुई रोशनी में प्रकट हुआ। उससे पहले वह सोल रिफाइनिंग ट्राइब को कुछ ही दूरी पर देख सकता था। हालांकि इस वर्ष सोल रिफाइनिंग ट्राइब का विस्तार नहीं हुआ, फिर भी सभी सदस्य अपनी साधना पर कड़ी मेहनत कर रहे थे। यह 10 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से सोल रिफाइनिंग ट्राइब के नियंत्रण में था। इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र के ऊपर आसमान में घना काला कोहरा छाया हुआ था। कभी इस काले कोहरे में सोल्स के टुकड़े हिलते डुलते, तो कभी भूतियां चीखें धीरे धीरे उसके अंदर गूंजतीं। सोल रिफाइनिंग ट्राइब के लोग काले कोहरे से आने वाली भूतियां चीखों के आदी हो चुके थे। चीखें जितनी तेज होती, अंदर उतने ही ज्यादा आत्मा के टुकड़े होते। सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अधिकांश लोग अभी कल्टीवेशन कर रहे थे। उन सभी की सोल्स बाहर निकल आईं, क्योंकि सोल के टुकड़े सोल फ्लैग से निकलकर काले कोहरे में उड़ गए। उसी समय सोल्स के टुकड़े काले कोहरे से वापस लौटकर सोल फ्लैग्स के अंदर चले गए। वांग लिन के प्रकट होते ही उसने एक कदम बढ़ाया और बिजली की तरह सोल रिफाइनिंग ट्राइब की ओर दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने पहले ही 10 अलग-अलग जगहों पर 10 से ज्यादा लोगों को उस इलाके पर ध्यान से नजर रखते हुए देखा था। वह इन लोगों से बहुत परिचित था। उनका काम बाहर पहरा देना था। वांग लिन की डिवाइन सेंस फैल गई और 50 किलोमीटर के भीतर 100 से अधिक लोग पहरे पर थे। वांग लिन को जनजाति से लगभग 1000 फीट दूर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहीं वह रुका। उसके रुकने के बाद हवा का एक तेज झोंका उसके पीछे पीछे ट्राइब की ओर आया। जैसे ही वह रुका, किसी ने तुरंत वांग लिन को देखा। एक पल के सदमे के बाद उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। एंसेस्टर! खुशी से भरी एक चीख ने सभी को अपनी साधना से तुरंत जगा दिया। लगभग एक पल में सभी ट्राइब मेंबर्स खड़े हो गए। ओयांग हुआ कबीले के बीच से गुजरते हुए काले कोहरे के बादल में बदल गया। उत्साह से भरे चेहरे के साथ वह वांग लिन से लगभग 10 फीट पहले रुका और सम्मानपूर्वक बोला, वापस स्वागत है, एंसेस्टर। उसी समय ट्राइब के सभी मेंबर्स एक घुटने पर झुके और एक स्वर में बोले, आपका स्वागत है, एंसेस्टर। सोल रिफाइनिंग ट्राइब की केंद्रीय घाटी पूरी तरह से वांग लिन का क्षेत्र थी। अभी वह घाटी के अंदर बैठा था और 13 उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। 13 की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। वांग लिन को ट्राइब में वापस आए 3 दिन हो चुके थे और 13 को उसने एक मंत्र से जगाया था। जागते ही 13 ने वांग लिन को देखा और उसका दिल तुरंत उत्साह से भर गया। वांग लिन ने 13 से मोटे तौर पर जाना कि इस एक साल में क्या क्या हुआ था। हु पाओ के बारे में बात करने के बाद वांग लिन ने आह भरी। हु पाओ का अंधेरी जेल से गायब होना बहुत अजीब था। अपनी पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन सेंस अनुभूति के साथ उसने पूरे शहर की छानबीन की, लेकिन हु पाओ का कोई नामो निशान नहीं मिला। हु पाओ ने वांग लिन द्वारा सिखाई गई सोल रिफाइनिंग टेक्निक का अभ्यास किया, इसलिए अंततः आत्मा अंशों पर अंतिम नियंत्रण वांग लिन का ही था। हालांकि वांग लिन को हु पाओ द्वारा रिफाइंड सोल फ्रैगमेंट्स का कोई निशान नहीं मिला। अगर हु पाओ मरा नहीं है, तो वह जरूर किसी रहस्यमयी जगह पर होगा और कोई वजह नहीं है कि मैं उसे ढूंढ न पाऊं। वांग लिन ने हु पाओ के बारे में
इस मामले को छोड़ने से पहले कुछ देर सोचा। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी। उसने अपना सिर उठाकर 13 की ओर देखा। हु पाओ और 13 को एंशिएंट डीमन सिटी में लाने का एक कारण उनकी परीक्षा लेना भी था। अगर दोनों उसकी परीक्षा में पास हो जाते तो वह उन्हें नई तकनीकें सिखाता। हु पाओ के लिए सोल रिफाइनिंग के अलावा सोल एक्सट्रैक्शन भी एक विकल्प था। हालांकि इस सोल एक्सट्रैक्शन स्पेल के लिए सोल रिफाइनिंग से कहीं ज्यादा प्रयास की जरूरत थी। हालांकि वांगलिन ने इसे संशोधित किया था, फिर भी वह इसे यूं ही नहीं सिखाता था। जहां तक 13 की बात है, तो उसे एंशंट गॉड टैक्टिक सिखाने का मूल विचार तुरंत त्याग दिया गया। एंशंट गॉड टैक्टिक ऐसी चीज थी जो वह कभी नहीं सिखा सकता था। हालांकि इस साल के दौरान 13 ने वांगलिन की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। वांगलिन को लग रहा था कि 13 कम से कम कई दशकों तक उसके प्रति पूरी तरह वफादार रहेगा। सुझाकू प्लैनेट पर वांगलिन का जायंट डीमन क्लैन के साथ कई बार संपर्क हुआ। जब उसने जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को मार डाला, तो उसे जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर का थैला भी मिल गया। एंशिएंट गॉड के ब्लड की उस बूंद के अलावा उसमें कुछ जेड भी थे। इन जेड रत्नों में एक बॉडी कल्टीवेशन मेथड का अभिलेख था, जिसे टाइटन की 9 साधनाएं, 9 कल्टीवेशंस ऑफ द टाइटन कहा जाता है। उस समय वांगलिन ने बस उसे जल्दी से देखा और भूल गया। अब जब उसने 13वें रत्न को देखा, तो उसने अपने बैग को छुआ और उसके हाथ में एक नीला जेड रत्न प्रकट हुआ। वांगलिन ने अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे देखा और सोचा, यही है। टाइटन की 9 साधनाओं के कुल 9 स्तर थे और यह एक बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी। सभी 9 चांट्स को याद करने के बाद उसने अंतिम 3 स्तरों को मिटा दिया और उसे 13 की ओर फेंक दिया। 13 ने उत्साह से जेड को पकड़ लिया। वांगलिन के प्रति उसकी कृतज्ञता पहले से ही अवर्णनीय थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, कुछ बार प्रणाम किया और बोला, एंसेस्टर 13 जीवन भर सिर्फ आपकी ही बात मानेगा। सोल रिफाइनिंग ट्राइब की अच्छी तरह रक्षा करो। अब जाओ। वांगलिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक हल्की हवा ने 13 को घाटी से बाहर भेज दिया। वांगलिन घाटी में अकेला बैठा था। आकाश काले कोहरे से ढका हुआ था। यह काला कोहरा 1 बिलियन सोल सोल फ्लैग से बना था और सोल फ्रैगमेंट्स को पोषित करने के लिए इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा प्रभाव डालता था। जब मैं एंशिएंट डीमन सिटी में था, तो मुझे यहां झंडा छोड़कर सुरक्षित महसूस हुआ। हालांकि कैपिटल बहुत दूर है, इसलिए मैं झंडा यहां नहीं छोड़ सकता। वांगलिन ने आंखें बंद करने और साधना शुरू करने से पहले आसमान में छाए काले कोहरे की ओर देखा। इस समय सोल रिफाइनिंग सेक्ट के पश्चिम में स्काई डीमन कंट्री के लगभग आधे रास्ते पर एक अंतहीन डिजर्ट था। यह स्थान डीमन स्पिरिट लैंड में एक बहुत ही भयंकर स्थान के रूप में जाना जाता था। अफवाह है कि अनगिनत साल पहले यह डीमन स्पिरिट लैंड का एक एंशिएंट बैटल ग्राउंड था। लाखों किलोमीटर जमीन लाशों से ढकी हुई थी और जमीन गहरे लाल रंग की थी। बस एक नजर ही किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थी। इस एंशिएंट बैटल ग्राउंड के बाहर एक अदृश्य प्रतिबंध था जो बाहरी दुनिया से सब कुछ काट देता था। इस समय इस एंशिएंट बैटल ग्राउंड में एक युवक बैठा था। उसके सामने 100 से ज्यादा छोटे छोटे झंडे थे। ये झंडे बिना हवा के हिल रहे थे और धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। काली धुंध की एक किरण ने उसके शरीर को घेर लिया और इस काली धुंध की उपस्थिति के कारण वहां सोई हुई बड़ी संख्या में सोल्स जाग उठीं। हर बार जब कोई सोल फ्रैगमेंट जागृत होता, तो जमीन से काली गैस की एक तेज धारा निकलती। वह काली धुंध के साथ कुछ चक्कर लगाती और फिर एक छोटे से झंडे के अंदर चली जाती। उस युवक से 1000 फीट की दूरी पर एक काले वस्त्र, ब्लैक रोब्ड पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने युवक को बेरुखी से देखा और एक धूप बत्ती के बाद बोला, ठीक है, काम खत्म करो। युवक ने सिर हिलाया। फिर उसके हाथ पर एक सील बन गई और सभी छोटे छोटे झंडों से एक काली चमक निकली और वह उसके हाथ में आ गिरा। तभी युवक ने आंखें खोलीं। जैसे ही उसने बूढ़े आदमी को देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक बोला, हु पाओ, ग्रीट्स बेनिफैक्टर। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। जब समय आएगा कि तुम इस एंशिएंट बैटल ग्राउंड में अपने सोल रिफाइनिंग स्किल से सभी सोल फ्रैगमेंट्स को रिफाइन कर सकोगे,
तो डीमन स्पिरिट लैंड में तुम कहीं और नहीं जा पाओगे। हु पाओ का चेहरा उत्साह से भर गया और उसने कहा, यह बेनिफैक्टर की बदौलत है। आपने मेरी जान बचाई, मुझे स्पेल्स सिखाए और मुझे रिफाइंड सोल फ्रैगमेंट्स करने के लिए यहां लाए। हु पाओ उन बातों को हमेशा याद रखेगा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर अब भी ठंडक थी। उसने कहा, अगर तुम्हारा स्पेल्स अजीब न होता और मैंने पहले कभी ऐसा न देखा होता, तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। इसके अलावा तुम्हारे पिछले गुरु एंशिएंट डीमन सिटी लौट आए थे, डीमन जनरल से लड़े थे और 13 को बचाया था। मैं एक कदम बहुत देर से पहुंचा था। हु पाओ ने एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, अगर मैं यहां सभी सोल फ्रैगमेंट्स रिफाइन कर सकता हूं, तो पहली चीज जो मैं करूंगा वह इस वांग लिन को मारना है। बूढ़े आदमी ने हु पाओ की ओर देखा और कहा, आखिरकार उसने तुम्हें सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाया था। तुम इस व्यक्ति को मारने पर क्यों अड़े हो? हु पाओ ने कुछ देर सोचा, फिर व्यंग्य किया। हालांकि उसने मुझे सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाया था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। अगर वांग लिन ने सिमायान को नाराज न किया होता, तो मुझे अंधेरी जेल में न डाला जाता। अंधेरे जेल में पहले कुछ महीनों तक मुझे उम्मीद थी कि वांग लिन मुझे बचाने आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह उम्मीद टूटती गई। जब मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, वह कहाँ था? जब मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, वह कहाँ था? आखिरकार उससे मुझे बचाने की मेरी सारी उम्मीदें नफरत में बदल गईं। अगर वो न होता, तो ये हाल कैसे होता? खुशकिस्मती से बेनिफैक्टर ने मुझे बचा लिया, और उस दिन जब मैं उठा, मैंने कसम खाई कि मैं फिर कभी गुलाम नहीं बनूंगा। बूढ़े आदमी के ठंडे चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभर आई और उसने कहा, वाह, इतनी निर्णायक सोच रखने वाले। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरा ध्यान खींचा। फिर बूढ़ा आदमी मुड़ा, एक कदम चला और बिना किसी निशान के गायब हो गया। हु पाओ ने दूर तक देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद से बुदबुदाया, तेरह बहुत सीधी सादी है और वांग लिन उसे धोखा दे रहा है। अंधेरी जेल में बिताए उन महीनों के दौरान मुझे एहसास हुआ कि वांग लिन मुझे और 13 को बेकार मोहरे समझता है। वांग लिन, एक दिन जब मैं अपनी सोल फ्लैग्स का इस्तेमाल करूंगा और टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ सोल फ्रैगमेंट्स छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे हाव भाव देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ सोल फ्रैगमेंट्स का कैसे विरोध करोगे। एक बार जब मैं वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग सप्रेशन मेथड को चौथे स्तर तक कल्टीवेट कर लूंगा, तो मेरे पास एंडलेस डिमोनिक स्पिरिचुअल होगी। वांग लिन, सिमायान, बस तुम दोनों रुको। हु पाओ की आंखों में गहरी हत्या की मंशा साफ दिखाई दे रही थी। इस एंशिएंट बैटल ग्राउंड की गहराई में एक अंधेरी मीनार थी। यह मीनार दर्जनों फीट ऊंची थी और इसके चारों ओर प्रकाश के छल्ले थे। ये छल्ले मानो अपनी ओर आने वाले सारे प्रकाश को सोख लेते थे। दूर से देखने पर मीनार के चारों ओर एक भव्यता का वातावरण था। मीनार के बाहर काले वस्त्र पहने एक आदमी की आकृति प्रकट हुई। उसने गहरी सांस ली और मीनार के अंदर कदम रखा। मीनार के शिखर पर पहुंचकर वह दोनों घुटनों के बल बैठ गया। उसके सामने कवच का एक सेट था। यह कवच बहुत प्राचीन लग रहा था और निश्चित रूप से उस जमाने का नहीं था। अगर कोई समझदार नजर वाला इसे देखे, तो तुरंत पहचान जाएगा कि इस कवच के पीछे कोई अनोखा इतिहास छिपा है। वह अभी भी लगभग बरकरार था और पूरी तरह से काला था। उस पर अनगिनत आकृतियां उकेरी हुई थीं, और वे सभी बादल थे। ये बादल पूरी तरह काले थे, जिससे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। दूर से देखने पर यह कवच कमरे में पालथी मारकर बैठे किसी व्यक्ति जैसा लग रहा था और एक अद्भुत वैभव का एहसास दे रहा था। कवच से काली गैस की लहरें निकलकर मीनार को भर रही थीं। हेलमेट के अंदर अचानक दो भूतियां रोशनियां आंखों की जोड़ी की तरह प्रकट हुईं और उनकी नजर बूढ़े पर पड़ी। इस क्षण बाहर की दुनिया हल्की सी कांप उठी, मानो कोई सेलेस्टियल स्पिरिट उतर आई हो। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, आपके अधीनस्थ ने जांच की है और पाया है कि स्काई डीमन कंट्री के डीमन एम्परर स्कॉर्पियो को 1000 साल पहले ही अंतिम कदम उठा लेना चाहिए था, लेकिन वह इसे जबरन दबा रहा है। हेलमेट के अंदर की भूतियां रोशनी चमक उठी और कवच से एक अदृश्य ठंडक निकल आई। बूढ़े का तन मन कांप उठा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। काफी देर बाद भूतिया रोशनी बूढ़े आदमी की आंखों पर पड़ी, मानो कोई संदेश भेज रही हो। कुछ सांसों के बाद भूतिया रोशनी गायब हो गई
और कवच सामान्य हो गया। कवच के आसपास की रहस्यमयी आभा भी गायब हो गई। बूढ़े आदमी का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया जब उसने कहा, हाँ। इसके बाद वह उठा और सम्मानपूर्वक मीनार की सबसे ऊंची मंजिल से नीचे उतर गया। फिर वह पहली मंजिल पर वापस आया और पद्मासन में बैठ गया। इस बार वह स्पष्ट रूप से ज्यादा शांत था। अगर यह बालक हु पाओ बहुत सारे सोल फ्रैगमेंट्स को अवशोषित कर सकता है, तो सोल रिफाइनिंग टेक्निक की रहस्यमय प्रकृति और मेरे एल्केमी स्किल के संयोजन से उसकी कल्टीवेशन कम समय में तेजी से बढ़ सकती है। फिर मैं उसे मास्टर की क्षणिक कला की साधना करने दूंगा, ताकि उसकी सारी दीर्घायु और क्षमता केवल 1 घंटे की शक्ति में समाहित हो जाए और वह डीमन गार्डियंस में से एक बन सके। यह सोल रिफाइनिंग स्पेल बहुत रहस्यमय है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई दोष छिपा है। हालांकि गुरु ज्यादा देर तक जाग नहीं सकते, इसलिए मैं इस छोटी सी बात पर उनका समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर हु पाओ इस रहस्यमय सोल रिफाइनिंग स्पेल को नहीं जानता होता, तो अपनी योग्यता और हैसियत के साथ वह डीमन गार्डियंस बनने के योग्य नहीं होता। अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो मुझे उस सोल रिफाइनिंग ट्राइब की जांच करनी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो तो यही खत्म होता है, मगर आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वांग लिन की बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। और वो किससे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो।